ओरंगुटैन एक ऐसा जीव जो हम इंसानों का जंगलों में रहने वाला सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, क्योंकि हमारे और ओरंगुटैन के डीएनए में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, अप्रोक्सीमेटली 97%। जैसे हम इंसान कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पास लैंग्वेज स्किल होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होती है, हमारा अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, ये सारी चीजें ओरंगुटैन्स में भी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, हम इंसान इतने लालची बन चुके हैं कि अपने फायदे के लिए हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव को मरने पे मजबूर कर रहे हैं। ओरंगुटैन्स मोस्टली इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और यहीं से पूरी दुनिया को पाम ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हमारे देश में 100% पाम ऑयल इन्हीं देशों से आता है। टू बी स्पेसिफिक 70% इंडोनेशिया से और 30% मलेशिया से। और दोस्तों, इसी पाम ऑयल के लिए रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और वहां पे पाम के पेड़ उगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब सबको पता है कि पाम ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसे क्यों उगाया जाता है? आंसर इज फूड इंडस्ट्री। आज आप अपने आसपास में जितने भी पैकेज फूड्स देखते होंगे या बाहर जहां कहीं भी खाना खाते होंगे, मैक्सिमम जगहों पे पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। साथ ही साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाम ऑयल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी पाम ऑयल को डेंजरस मानती है। इसके अलावा दोस्तों, जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि एक जमाने में पाम ऑयल का यूज लाशों को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाम ऑयल के सिर्फ नुकसान ही नुकसान होंगे या फिर कुछ बेनिफिट्स भी होंगे? जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में थैंक्स बोल सकूं। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पाम ऑयल की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये कहां से आया और कैसे पूरी दुनिया में फैल गया। देखिए, पाम ऑयल बनाने की शुरुआत आज से 5000 साल पहले वेस्ट अफ्रीका में हुई थी, क्योंकि पाम ऑयल की खेती वहां की सबसे पुरानी फसलों में से एक है। दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में घूम घूम कर व्यापार करने के बहाने से देशों को गुलाम बनाया करते थे, तब वो वेस्ट अफ्रीका में भी पहुंचे और वहां पे उन्होंने पाया कि ये जो पाम ऑयल है, इसको बहुत सारी चीजों में यूज किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने पाम ऑयल को दूसरे देशों को भी बेचना शुरू किया और यहां से धीरे धीरे इसका इंटरनेशनल मार्केट बनने लग गया। देखिए, उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से पाम ऑयल को रिफाइन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए उस वक्त इसका इस्तेमाल खाने के लिए नहीं होता था, बल्कि दूसरी चीजें बनाने के लिए होता था, क्योंकि रॉ पाम ऑयल काफी गाढ़ा होता है और यह हाई टेम्परेचर पर पिघलता नहीं है। सो इन्हीं खूबियों की वजह से पाम ऑयल का इस्तेमाल मोमबत्ती, साबुन और इसी प्रकार की कुछ और भी चीजें बनाने के लिए किया जाता था। फिर दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मार्केट में कई नई नई टेक्नोलॉजीज आई, जिनकी मदद से पाम ऑयल को रिफाइन किया जाने लगा और उसके बाद में इसका इस्तेमाल एडिबल ऑयल के रूप में भी किया जाने लगा। फिर 1960 के बाद में पाम ऑयल की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ने लग गई, क्योंकि पाम ऑयल बाकी के ऑयल के मुकाबले बहुत सस्ता था। पाम ऑयल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दूसरे देशों ने भी इसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जहां पहले वेस्ट अफ्रीका में ही पाम ऑयल की खेती की जाती थी, अब इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी इसकी खेती करने लग गए। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आज के टाइम में भारत के अंदर 100% पाम ऑयल इन्हीं देशों से इंपोर्ट किया जाता है। सो धीरे धीरे पाम ऑयल का यूज ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज में होने लग गया, जैसे कि पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एनिमल फीड, बायोफ्यूल यानी कि बायोडीजल बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में भी। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के टाइम में पाम ऑयल का यूज सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री में होता है? अगर नहीं जानते तो जरा ये हैरान कर देने वाला डेटा देखिए। बायोफ्यूल इंडस्ट्री में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है सिर्फ 5%, कॉस्मेटिक एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में होता है 27% और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है फूड इंडस्ट्री में, जो कि है 68%। अब अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि जब पाम ऑयल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो फूड इंडस्ट्री वाले इसकी जगह किसी और ऑयल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सो दोस्तों, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन है, ये दूसरे ऑयल्स के कंपैरिजन में सस्ता होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑयल 100 रुपए लीटर बिक रहा है, तो ये 30 से 40 रुपए लीटर में मिल जाता है। अब हो सकता है आप ये भी सोच रहे होंगे, पाम ऑयल इतना सस्ता कैसे होता है? सो दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रीजन है, कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि पाम ऑयल के जो ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस नहीं होती, जिसकी वजह से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा पाम ट्री दूसरे प्लांट्स की तुलना में ज्यादा प्रोडक्शन भी देते हैं। मतलब अगर आप आज एक पाम का पेड़ लगाते हैं, तो अगले 1.5 या 2 साल में फ्रूट देना शुरू कर देगा और फिर साल भर फ्रूट लगते ही रहेंगे। जबकि अगर हम दूसरे प्लांट्स की बात करें जिनके फ्रूट से ऑयल निकलता है, उनकी फसल साल में 1 या 2 बार ही आती है। इसीलिए पाम ऑयल दूसरे ऑयल्स के कंपैरिजन में 4 से 10 टाइम ज्यादा प्रोड्यूस होता है। दूसरा रीजन है चीप लेबर कॉस्ट। देखिए, पाम ऑयल की जो इंडस्ट्री है वैसे तो लेबर इंटेंसिव है, लेकिन जहां पे इसे उगाया जाता है, मतलब इंडोनेशिया और मलेशिया में, वहां पे लेबर बहुत ही सस्ता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तीसरा रीजन है गवर्नमेंट सब्सिडीज। अब देखिए दोस्तों, हर देश की गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे ताकि उनके देश में डॉलर्स आए। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि वो कम प्राइस में प्रोडक्शन कर सके और कम ही प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई भी कर सके। सो इंडोनेशिया और मलेशिया की गवर्नमेंट पाम ऑयल इंडस्ट्री को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से पाम ऑयल कम से कम प्राइस में बन जाता है और इसीलिए ये बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में सस्ता होता है। चौथा रीजन है ट्रेड पॉलिसीज एंड टैरिफ। देखिए दोस्तों, हर देश की दूसरे देश के साथ कुछ
ट्रेड पॉलिसीज होती है, जैसे अगर आप हमें ये चीज इतनी मात्रा में देंगे तो हम इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाएंगे, साथ ही साथ में हम आपको ये XYZ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों पाम ऑयल एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है। सो अगर पाम ऑयल सस्ता होगा तो उसकी मदद से जो चीज बनाई जा रही है वो भी सस्ते में बन जाएगी, फिर उसी चीज को किसी और देश को महंगे में बेचकर अच्छा पैसा कमाया जा सकेगा। इस ट्रेड पॉलिसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन और मलेशिया। देखिए इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत मलेशिया बहुत ही कम टैरिफ में यूरोपियन देशों को पाम ऑयल सप्लाई कर सकता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे पाम ऑयल इतना सस्ता क्यों मिलता है। दूसरा रीजन जिसकी वजह से फूड इंडस्ट्री पाम ऑयल प्रेफर करती है वो है ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। मतलब पाम ऑयल में ना तो सुगंध होती है और ना ही कलर होता है, जिसकी वजह से फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होती है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर कोई कंपनी सरसों के तेल में फूड तैयार करती है तो उस फूड का कलर और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाएंगे, और यही प्रॉब्लम कुछ और ऑयल्स के साथ भी होती है। तीसरा रीजन है स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आपने देखा होगा जब भी हम एप्पल को काट के रख देते हैं तो कुछ समय के बाद में वो लाल होने लग जाती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सो दोस्तों हम यूं भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है खाना खराब होने का प्रोसेस। वैसे पाम ऑयल में नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से फूड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है और फूड की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। चौथा रीजन है हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, जिसकी वजह से जो फ्राइड प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्रंची फील आता है। और दोस्तों इसीलिए दुनिया भर में फूड बनाने वाली कंपनीज पाम ऑयल का इस्तेमाल करती है। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर हम पाम ऑयल कंज्यूम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पाम ऑयल भी तो एक तरीके का ऑयल ही है। देखिए दोस्तों पाम ऑयल में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए, इसमें बताया गया है कि एक चम्मच पाम ऑयल में क्या क्या चीजें कितनी मात्रा में पाई जाती है। 120 कैलोरीज और 14 ग्राम फैट, दैट्स इट। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि हर ऑयल में सिर्फ कैलोरीज और फैट ही तो होता है तो इसमें अलग बात क्या है, सो दोस्तों आप ये फोटो देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि फैट में कौन सा फैट कितनी मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा है सैचुरेटेड फैट जो कि हमारे शरीर में LDL को बढ़ाता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। वैसे दोस्तों LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब दोस्तों इसके बढ़ने से हमारे शरीर में क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक और वर्ड के बारे में जान लीजिए जो कि SDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, और इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये दोनों काम क्या करते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं ताकि हमको ये पता चल जाए कि सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाने से हमारे शरीर में क्या होता है। देखिए LDL हमारे शरीर के ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करता है ताकि वो कोलेस्ट्रॉल को उन सेल्स को प्रोवाइड कर सके जिनको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। अब दोस्तों LDL के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जहां कहीं से भी गुजरता है वहां पे कुछ मात्रा में चिपक जाता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर LDL की मात्रा ज्यादा होती है तो ये आर्टरीज के आसपास जमा होने लग जाता है जिसे प्लग कहा जाता है। अब दोस्तों जब प्लग की साइज बढ़ने लग जाती है तो आर्टरीज का जो साइज होता है वो धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है और ब्लड का जो फ्लो होता है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। वैसे दोस्तों आपने खुद ने बहुत बार सुना होगा कि उस इंसान को 80% हार्ट ब्लॉकेज है, उसको 70% हार्ट ब्लॉकेज है, उसको 90% हार्ट ब्लॉकेज है। सो ये जो ब्लॉकेज होते हैं वो LDL की वजह से ही होते हैं। अब क्यों होते हैं इसका रीजन आप खुद समझ चुके होंगे। इसके अलावा दोस्तों सेम प्रॉब्लम ब्रेन के साथ भी हो सकती है। जब प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता तब ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने का खतरा बना रहता है। वैसे दोस्तों SDL जो होता है वो हमारे शरीर में से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बहाकर लीवर तक ले जाने का काम करता है। सो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए अगर हमारे शरीर में SDL की मात्रा ज्यादा है और LDL की मात्रा कम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहीं अगर उल्टा हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब दोस्तों ये जो पाम ऑयल और LDL का जो कनेक्शन मैंने आपको बताया है ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हिसाब से पाम ऑयल डेंजरस हो सकता है क्योंकि जब इसको हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है तब हमारे शरीर में कैंसर होने का खतरा बना रहता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने पाया कि जब पाम ऑयल को प्रोसेस किया जाता है तो इसमें ग्लाइसिडाइल फैटी एसिड एस्टर्स बनता है। जब इसको हम कंज्यूम करते हैं तो ये जो ग्लाइसिडाइल फैटी एसिड है हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होकर ग्लाइसिडोल रिलीज करता है, और ये जो सब्सटेंस है ये अपने कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, हम इंसानों के शरीर में कैंसर के सेल पहले से होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें कैंसर हो जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको ये जितनी भी चीजें बताई ये तो वो इफेक्ट है जो डायरेक्टली हमको पाम ऑयल की वजह से हो रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हैं जो पाम ऑयल की वजह से होते हैं। अब वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों के अंदर पाम ऑयल को उगाने के लिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बहुत बार पेड़ों को जला भी दिया जाता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ में जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको भी बेघर होना पड़ता है और वो लोग भी मर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। अब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसके ऊपर अपने आप में एक पूरा वीडियो बन सकता है। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए पाम ऑयल एक ऐसी चीज है जो हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। अब दोस्तों अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि हम तो पाम ऑयल को कंज्यूम नहीं करते हैं, हमारे घर के अंदर तो शुद्ध तेल
का इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा, आजकल मार्केट में ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर नॉर्मल तेल के अंदर पाम ऑयल को मिक्स किया जाता है और फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आपको चेक करना है तो इंटरनेट पे आप थोड़ा चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आज के टाइम में हमारे आसपास में जितने भी पैकेज फूड है उनमें से मैक्सिमम में आपको पाम ऑयल मिल जाएगा और हम बड़े ही चाव से हमारे बच्चों को भी पाम ऑयल ही खिला रहे हैं। जैसे अगर हम उनको बिस्किट खिला रहे हैं उसमें भी पाम ऑयल होता है, अगर उनको चॉकलेट खिला रहे हैं तो उसमें भी पाम ऑयल होता है, यहां तक कि जो आइसक्रीम होती है वो भी पाम ऑयल से बनती है। इसीलिए दोस्तों हमारे देश में आजकल ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर 25 साल, 26 साल, 27 साल या मैक्सिमम 30 साल के इंसान को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अमेरिका में टोटल आबादी है लगभग 34 करोड़ के आसपास और इस 34 करोड़ में से 1/3 लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार है। अब ये लोग शिकार क्यों है? क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग पैकेज फूड कंज्यूम करते हैं और पैकेज फूड में होता है पाम ऑयल। अब दोस्तों यही कल्चर हमारे देश में भी आ चुका है, बहुत सारे लोग पैकेज फूड कंज्यूम करते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे देश में भी मोटे लोगों की संख्या बढ़ जाए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, इस पाम ऑयल से कैसे बचे, तो दोस्तों आंसर आपको खुद पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके घर के अंदर सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है जो भी तेल आप यूज कर रहे हैं क्या वो शुद्ध है। अगर शुद्ध है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने आसपास में ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना है जो कोल्ड प्रेस मशीन की मदद से तेल पीस कर देते हैं। देखिए दोस्तों दो टाइप की मशीन होती है, कोल्ड प्रेस और हॉट प्रेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए जो कोल्ड प्रेस वाली मशीन होती है उसके अंदर तेल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, लेकिन हॉट प्रेस के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आपको कोल्ड प्रेस मशीन से तेल को पिसवाना है और उसी को अपने घर में यूज करना है। इसके अलावा कोशिश कीजिए बाहर के जो पैकेज फूड होते हैं या बाहर आप जो खाना खाने जाते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए, हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाइए। साथ ही साथ में रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए ताकि जो भी आप खा रहे हैं उसको आप इजीली डाइजेस्ट कर पाएं। साथ ही साथ में जो भी पैकेज फूड आप खाने वाले हैं उनको एक बार चेक कर लीजिए उसके अंदर कितनी मात्रा में पाम ऑयल है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कुछ कंपनियां पाम ऑयल नहीं लिखेगी, वो कुछ और नाम यूज कर सकती है जैसे वेजिटेबल ऑयल या और भी बहुत सारे नाम होते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे पाम ऑयल की जगह पे ये नाम भी लिखे हुए हो सकते हैं। सो आपको सिंपली क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। सबसे पहले चेक करना है, अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो उस पैकेज फूड को मत खाइए, क्वांटिटी कम है तो उसे आप खा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पाम ऑयल के बारे में पता चले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।